नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी लाइट्स में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे की बात कर लेते हैं। शाह रायपुर दौरे पर हैं और ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उनके दौरे पर निशाना साधा। दीपक बैज ने कहा कि शाह एक माह में 3 बार छत्तीसगढ़ आ गए। बीजेपी हार रही है, इसलिए दिल्ली से नेता पहुंच रहे हैं। बैज ने पीएम मोदी के मणिपुर घटना को छत्तीसगढ़ से जोड़ने पर भी प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। कहा कि मोदी हर घटना को राजनीति से जोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं, इसलिए मणिपुर की घटना को उन्होंने छत्तीसगढ़ से कनेक्ट कर दिया है। पीएम में अगर हिम्मत है, देखिए यहाँ पे दीपक बैज ने चुनौती दे डाली है कि अगर पीएम में हिम्मत है तो मणिपुर की सीएम से वो इस्तीफा मांगकर दिखाएं। ये तो मुझे लगता है तीसरा बार है शाह जी का। मुझे लगता है इस महीने के बाद तो किराए का घर भी ले लेंगे, मुझे लग रहा है। यहाँ मोदी जी में अगर हिम्मत है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मोदी जी, इस तरह की घटनाओं पे आपकी राजनीति नहीं करना चाहिए। एक तरफ अमित शाह रायपुर पहुंचे तो सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ जब प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची तो वो कई सारे बयान देकर गई और प्रियंका के दौरे पर बीजेपी लगातार पलटवार करी। भले ही प्रियंका ने सिंधिया पर कुछ ना बोलकर राजनीति परिपक्वता का परिचय दिया हो, लेकिन कांग्रेस के बाकी जो नेता हैं वो सिंधिया को माफी देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि भले ही प्रियंका की सभा में भीड़ थी, लेकिन वो दावेदारों की थी, उसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगभग 160 से 170 सीट जीतेगी। तो बिना संसाधन के भी कल लाखों लोग इकट्ठे जिस प्रकार प्रियंका गांधी को सुनने के लिए हुए, इससे माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना है। भीड़ को आना एक अलग बात है। भीड़ जो जुटाई गई थी, टिकट के दावेदार हैं लोग, इसलिए अपनी अपनी बसों को उनको टारगेट दिए थे, इसलिए जो संख्या दिखी है। सच्चाई की बात तो ये है कि कोई भी भीड़ चल के नहीं आई। ग्वालियर दौरे पर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से दिए गए बयानों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका को झूठ बोलना शोभा नहीं देता, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए कि पचे ही ना। सीएम ने कहा कि वो पूछ रही हैं कि 18 साल में क्या हुआ। मैं बता दूं कि पहले गड्ढों की सड़क थी, बिजली आती नहीं थी। एमपी में 1 साल में 55,000 नौकरियां दी गई हैं। भर्ती करो तो कांग्रेस को दिक्कत और ना करो तो दिक्कत। कांग्रेस हर काम में सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाती है। कांग्रेस ने तो योजनाओं को बंद करने का भी काम किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 18 साल पहले गड्ढों में सड़कें थी, हमने 4,11,000 किलोमीटर सड़कें बनवा दी हैं। 2900 मेगावाट के स्थान पर हमने 28,000 मेगावाट बिजली की सुविधा जनता को दी। 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराई और अब मध्य प्रदेश जो है वो तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। किसानों को कांग्रेस के जमाने में 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। वो कहती हैं कि 27 रुपया रोज केवल किसान की आमदनी है। मैं कहना चाहता हूं कि 6,000 प्रधानमंत्री और 6,000 अब मैं सीधे दे रहा हूं किसानों के खाते में। अब इतनी धड़ल्ली से ऐसा साफ झूठ बोलते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी का जो दौर है वो भी बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर कहा कि इस विषय पर विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है। विपक्ष का उद्देश्य केवल और केवल राजनीति करना है। भारत सरकार घटना को लेकर बेहद गंभीर है। तो वहीं राजस्थान की घटना को लेकर साव ने कहा कि राजस्थान के मंत्री ने स्वीकार किया है कि वहां की स्थिति कैसी है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है सब कोई देख रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कानून की जो स्थिति है वो काफी सुधरी है और ये बात सब जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया के गठन को लेकर कहा कि मोदी के डर से विपक्ष गठबंधन कर रहे हैं। इनकी पृष्ठभूमि अगर देखें तो इनमें शामिल नेता घोटालों के नेता हैं। उन्हीं का गठबंधन लूटो इंडिया बना है। मोदी के 9 साल के कार्यकाल में एक भी घोटाला जबकि सामने नहीं आया है। इसी विश्वसनीयता के कारण ही लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत ही हृदय विदारक घटना है। भारत सरकार लगातार
ये कह रही है कि इस विषय को लेकर हम सदन में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा से भाग रहे हैं और इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शारदा चौक में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्मार्ट सिटी के कामों में भ्रष्टाचार, सड़कों की बदहाल स्थिति, पेयजल जैसी समस्याओं को लेकर बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला। बीजेपी ने शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार के खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं इस रैली से लंबा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जिससे राहगीर परेशान होते नजर आए। एक महीना पहले थाना में हुए, लेकिन आज तक कार्रवाई। शारदा चौक से तात्यापारा की सड़क का चौड़ीकरण 5 बार से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, महापौर बोल रहे हैं, उसको नहीं बना रहे हैं। बूढ़ा तालाब की सड़क को बंद कर दिया है। बस स्टैंड जो है वो गुंडागिर्दी का अड्डा बन गया है। रायपुर के लोगों को, गरीबों को पट्टा नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, बरसात के दिनों में बस्तियों में पानी भर रहा है। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से 18 जगहों पर तलाशी अभियान चलाने के बाद शनिवार को ईडी ने आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आईएएस रानू साहू को ईडी ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां 25 जुलाई शाम 4 बजे तक की रिमांड पर ईडी ने उन्हें सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ईडी ने रानू को कोल स्कैम मामले में दर्ज ECIR में पूछताछ के लिए 3 दिन के रिमांड पर लिया था। ये भी बता दें कि रानू साहू 2010 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और कोरबा में कलेक्टर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। इसके साथ ही वर्तमान में कृषि विभाग में संचालक समेत प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड के पद पर भी वो पदस्थ हैं। कोल लेवी स्कैम के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके संदर्भ में हमने उनको अरेस्ट किया है पूछताछ करने हेतु, और बहुत सारे डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसे कन्फ्रंट कराने के लिए अरेस्ट किया है। और हमको आज 3 दिन की रिमांड ग्रांट हुई है। कोल से संबंधित जो ECIR है 9/2022 उसमें ही इनको आज अरेस्ट करके पेश किया है और 14 दिन की इनको कस्टोडियल रिमांड मांगा है। और बचाव पक्ष ने जो हमने इसमें आपत्ति की है उसमें यही है कि जो व्हाट्सएप चैट जो बताए जा रहे हैं वो किसी के मोबाइल से नहीं निकाले गए हैं। ये ईडी ने कहाँ से लाए हैं और व्हाट्सएप चैट जिनका नाम बताया उन्हीं के हैं या किसके हैं, इसका कोई अभी साक्ष्य इन्होंने पेश नहीं किया है। और अगली खबर जबलपुर से है। सबसे बड़े चर्च लैंड स्कैम का अपडेट आपको बता दें। डायोसिस के बर्खास्त बिशप PC सिंह के जमीन घोटाले की जांच लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जबलपुर में ही एक और चर्च का लैंड स्कैम उजागर हुआ। जबलपुर के मेथोडिस्ट चर्च में करोड़ों की ये जमीन घोटाला हुआ है, जिसमें चर्च को सरकार से लीज पर दी गई जमीन अवैध रूप से बेच दी गई। मामले की शिकायत चर्च के ही एक सदस्य सिलास राजेश ने जबलपुर EWO से की है। EWO ने जांच के बाद करोड़ों का जमीन घोटाला होना पाया है। मामले की शुरुआती जांच के बाद जबलपुर EWO ने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सेक्रेटरी मनीष गिडियन समेत 12 आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। EOW ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल आरोपियों ने मेथोडिस्ट चर्च को लीज पर मिली बेशकीमती 18,000 वर्ग फीट जमीन बिल्डर्स को बेच दी थी और इसके लिए चैरिटी कमिश्नर को भी कोई सूचना नहीं दी गई। रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू होकर ट्रक जो है वो चाय की दुकान में जाकर घुस गया। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गुमटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में एक बड़ा हादसा यहां पे टला है और बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार मिनी कंटेनर ट्रक जो था वो यहां पे आया है, आने काफ़ी तेज रफ्तार में था और यहाँ इधर कच्चे में उतरा है। उतरने के बाद यहाँ पे एक चाय टपरी थी, उसके अंदर ये घुसा है। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा जो है रायपुर के छेरीखेड़ी इलाके में जो होटल है वहाँ पे का है। ये जो लोग हैं, ये जो टपरी है चाय टपरी, उसके रिश्तेदार हैं जो अभी सामान निकालने में लगे हैं। और देख सकते हैं कि ये ट्रक जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से आया है और ये नागपुर तरफ से आ रहा था। MH14 इस ट्रक का नंबर है। क्या यहाँ पे हुआ था, क्या देखा आपने?
जी हमने देखा कि जो ट्रक वाला है अनबैलेंस हो गया, शायद तक नींद आ गया या फिर मिर्गी, वो सीधा सीधा उधर से वो खंबे के पास से घुसाते हुए सीधा आ गया। वो दुकानदार 2 इंच के लिए बच गया, वो कूद गया वहाँ से। यहाँ पे जो चाय पी रहे थे और जो दुकानदार थे वो कैसे बचे? कैसे बचे? दुकानदार देखा जब आवाज़ आया भड़ उधर गड्ढे से आते हुए, तो वो कूद गया वो देखते ही। कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है यहाँ पे टला है और अभी फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है उसको गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ पे ले गई है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और एक बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, अमित शाह रायपुर दौरे पर आए हुए हैं और अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कर रहे हैं। 3 घंटे से ये बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि अमित शाह प्रदेश के बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक ले रहे हैं, जिसमें प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया मौजूद हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल और पवन साय भी इस बैठक में मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र और आरोप पत्र के प्रारूप को लेकर ये पूरी बैठक हो रही है, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि 15 दिन में अमित शाह का ये दूसरा रायपुर दौरा है, जिसमें वो बीजेपी नेताओं की एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में विधानसभा चुनाव के एजेंडे पर चर्चा हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि ये बैठक देर रात तक चलेगी और करीब 3 घंटे से ज्यादा समय इस बैठक को हो चुका है। और सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, किन किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद ही वो तत्काल मीटिंग यहां पर शुरू कर दी है। जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने का अलाउ नहीं है और ना ही अंदर से कोई बाहर आ रहा है, मगर जो हमारे सूत्रों से हमको जानकारी मिली है कि अमित शाह ने सबसे पहले जो है उनकी जो एक सर्वे की टीम यहाँ पर पिछले लगभग 1-1.5 महीने से प्रदेश के सभी जगहों पर घूम कर जो सर्वे कर रही है, उनके कुछ सदस्यों से वो पहले उन्होंने चर्चा की और उसके बाद प्रदेश की हाई लेवल के जो नेता हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही है कि संगठन के कार्यों को लेकर उनको चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो पिछले दिनों घोषणा पत्र समिति का गठन हुआ है, आरोप पत्र समिति का गठन हुआ है, इस समिति का गठन तो कर दिया गया है और अब घोषणा पत्र और आरोप पत्र में का प्रारूप बनाने का प्रारूप किस तरह से होगा उसको लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है। कुल मिला के अमित शाह जो यहाँ पर आए थे, 15 दिन पहले भी आए थे और अभी फिर से एक बार आए हैं, तो इन दोनों बैठकों का उद्देश्य यही है कि किस तरह से संगठन और जनप्रतिनिधि जो हैं उनके तालमेल के साथ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान पर उतरे, किन किन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। क्योंकि अगर बात करें तो पिछली बार के चुनाव की एक हार की बड़ी वजह कांग्रेस का घोषणा पत्र बताया जाता है। उन्होंने अपने हिस्से से घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल किया था जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के मुकाबले में काफी मजबूत साबित हुए थे और उनका एक तरीका था कि वो गांव-गांव में जाकर हर वर्ग के लोगों से बातचीत किए। तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ उसी तरीके से अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी। किस तरह से घोषणा पत्र तैयार होगा और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, उन्हीं को लेकर, उसके प्रारूप को लेकर यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है। और इसके साथ साथ जो अमित शाह आए थे और पिछली बैठक में जो उन्होंने टास्क दिया था, जो जिम्मेदारी दी थी, वो उस पर भी समीक्षा की जा रही है। अभी ठीक पीछे कुछ हलचल यहाँ पर शुरू हुई है, कुछ लोग मीटिंग से बाहर निकले हैं, शायद मीटिंग खत्म हो गई ऐसा लगता है। गाड़ियों के आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि शायद मीटिंग खत्म हो चुकी है और जो नेता हैं अब वो बाहर जा रहे हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि इन नेताओं से जाकर बातचीत करें और लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुके थे इस मीटिंग को चलते हुए। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।